Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel which is Prosy Quest and I hope you all are good and fine। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, जो कि एक मॉडर्निस्ट राइटर हैं जिनका लाइफ स्पैन है 1882 से लेकर 1941 तक। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जितनी भी हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। अब बात कर लेते हैं वर्जीनिया वुल्फ के अर्ली लाइफ के बारे में, मतलब उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ये एक मॉडर्निस्ट राइटर्स थी और ये एक की फिगर मानी जाती थी मॉडर्निस्ट लिटरेचर का। और ये जो मॉडर्न टाइम है ये 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी, मतलब आज के दौर में भी वर्जीनिया वुल्फ के जितने भी वर्क्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर वर्जीनिया वुल्फ के बात कर लें उसके पेरेंट्स की, वो कहाँ पैदा हुई, तो वो एक पैदा हुई थी लंदन में पैदा हुई थी, जो 25 जनवरी 1882 में। और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट था। लाइक उसके फादर जो थे वो भी एक वेल नोन हिस्टोरियन ऑथर के तौर पर जाने जाते थे, जिनका नाम था लेस्ली स्टीफन। और उनकी जो मदर थी वो एक नर्स थी और एक एज अ मॉडल भी काम करती थी किसी पेंटर के लिए। और इसके साथ साथ उनकी जो मदर का नेम है वो है जूलिया। अब बात कर लेते हैं, वुल्फ जो हैं वो 8 बहन भाइयों में से एक कहलाती हैं और उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ओबियसली एक अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन अगर हम लोग इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में बात करें, इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो बेसिकली मतलब अपनी इनिशियल एजुकेशन जो है वो बेसिकली अपने फादर की लाइब्रेरी से ही हासिल की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके फादर जो है हिस्टोरियन थे, ग्रेट ऑथर थे। तो उन्होंने जो अपनी अर्ली एजुकेशन थी उन्होंने अपने फादर की लाइब्रेरी से ही हासिल की। उनकी जो किताबें थी वो पढ़ा करती थी और उनका जो लिटरेचर के साथ जो उनका वास्ता पड़ा था, बेसिकली वो अपने फादर की राइटिंग को बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। और लिटरेचर से उनका इन्फ्लुएंस, जो उन्होंने स्टार्ट में लिटरेचर पढ़ी ना अपनी फादर की लाइब्रेरी में, उनकी राइटिंग में उसका इन्फ्लुएंस नज़र आता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात कर लें इनकी अर्ली चाइल्डहुड की, तो बेसिकली इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेजिडीज़ का सामना किया। लाइक जब ये 13 साल की थी तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी, जिनका नाम जूलिया स्टीफन है। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में रही थी। उसके बाद कुछ ही अरसे बाद इनकी जो हाफ सिस्टर स्टेला थी, जो कि इनसे 2 साल बड़ी थी, उसकी डेथ हो गई थी। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, यही ट्रेजिडीज़ उन्होंने फेस नहीं की कि बहुत ही छोटी एज में इन्होंने अपनी बहन और अपनी माँ को खो दिया, बल्कि इसके साथ साथ इनको सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया गया इनके हाफ ब्रदर की तरफ से, जिसने इन पूरी ज़िंदगी वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ के ऊपर बहुत बुरा असर डाला। मतलब कि इनकी डेथ भी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हुई थी और उनको जो मेंटल इलनेस थी बेसिकली उन्होंने जो चाइल्डहुड में ये चीज़ें फेस की थी उसी की वजह से थी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है लिटरेरी बिगनिंग एंड ब्लूम्सबेरी। लिटरेरी बिगनिंग्स एंड ब्लूम्सबेरी ये बेसिकली लंदन की एक सिटी का छोटी सी सिटी का नेम है, ब्लूम्सबेरी। अब ये जो ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो है ये इसलिए फेमस हुआ क्योंकि जब इनकी मदर की डेथ हुई थी तो ये जितने भी सिबलिंग्स थे 1904 में, मतलब इनके जब फादर की डेथ हुई थी सॉरी वुल्फ के, तो इन्होंने 1904 में वर्जीनिया वुल्फ और उनके जो सिबलिंग्स थे ये लंदन के एक छोटे से एरिया ब्लूम्सबेरी एरिया में शिफ्ट हो गए थे। और ये जो की फिगर थे, मतलब ये जो 8 बहन भाई थे, ये की फिगर्स थे जिसकी वजह से ये जो ब्लूम्सबेरी एरिया है, टाउन है, ग्रुप है, तो ये जाना जाने लगा था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वर्जीनिया वुल्फ के मेजर वर्क्स की, जिन सबसे पहले इनका जो मेजर वर्क है द वेज आउट, ये वर्जीनिया वुल्फ ने 1915 में लिखा था, जो कि रीडर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है यूनिक स्टाइल को। यूनिक स्टाइल के साथ साथ इनके राइटर में हमें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट नज़र आता है, साइकोलॉजिकल डेप्थ नज़र आती है, मतलब कि सोसाइटी जो है उसकी और साइकोलॉजी की, इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडिंग नज़र आती है हमें वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स में। क्योंकि मैंने आपको इसकी अर्ली लाइफ का बारे में बताया ना, क्योंकि इन्होंने खुद बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस किया था। तो कोई भी जो राइटर होता है उसकी अपनी लाइफ का अब उसकी राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो पाया जाता है। अक्सर आप जब रीड करेंगे तो इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखिएगा। मज़ीद हम बात कर लेते हैं
इन्होंने इसके बाद बहुत सारे वर्क्स लिखे, जिसमें मिसेस डॉल्वे जो है वो भी इन्होंने 1925 में राइट किया था। ये भी इनका बहुत फेमस वर्क था, जिसमें बेसिकली इन्होंने एक ऐसी वुमन की बात की है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है, मतलब हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसके अंदर इन्होंने वर्ल्ड वार 1 ऑफ लंदन को डिपिक्ट करवाया है, मतलब कि इन्होंने अपनी राइटिंग में उस चीज़ को डिपिक्ट किया है। ये जो नॉवल है इनका मिसेस डॉल्वे, इसमें हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम एंड मेमोरी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर जो है, इन चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। मतलब इस किस्म के थीम जो हैं वो हमें इनकी इस राइटिंग में मिलते हैं, और ये बहुत ही फेमस वर्क था इनका। इसके बाद हम लोग इनके नेक्स्ट वर्क की बात कर लेते हैं, जो कि है टू द लाइट हाउस, जो इन्होंने 1927 में लिखा था। और ये जो इनका वर्क है ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये जो वर्क है इसमें बहुत ज़्यादा थीम्स जो हैं उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें सबसे मेजर थीम जो है वो पाया जाता है डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ पैसेज ऑफ टाइम का, और इनर थॉट्स ऑफ इट्स करेक्टर, मतलब कि इनके किरदारों के जो इनर थॉट्स हैं उसका जो थीम है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सिग्निफिकेंस रखता है। वुल्फ की जो राइटिंग है वो ब्लर्ड होती है रियलिटी में और परसेप्शन में, मतलब कि रियलिटी को और परसेप्शंस को उनका ब्लेंड करके जो है वो दिखाती हैं। इनकी हर राइटिंग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो उनके करैक्टर के होते हैं ना, इनकी हर राइटिंग में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम इनके नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, दी ओरलैंडो। इन्होंने ये वर्क 1928 में राइट किया था। ये एक फैंटेस्टिकल बायोग्राफी है एक ऐसे करैक्टर की जिसने बहुत मतलब सेंचुरीज तक अपना जेंडर जो है वो छुपाए रखा, बल्कि चेंज किए रखा। और उन्होंने जिस वजह से मतलब अपने जेंडर की वजह से जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मतलब उनको अपनी आइडेंटिटी का, जेंडर का, सेक्सुअलिटी का, मतलब इस किस्म के जो उनको ट्रॉमास फेस करने पड़े, वो ये सारी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो वर्जीनिया वुल्फ ने इन ओरलैंडो 1928 में अपनी एक राइटिंग में शो करवाए हैं, जो कि इनका बहुत ही फेमस और अच्छा वर्क है। इसके अलावा उन्होंने एक और वर्क की बात की है, जो कि है द वेव्स, 1931 में लिखा गया था। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल नॉवल है, जिसमें इन्होंने मोनोलॉग्स ऑफ 6 करैक्टर जो कि चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक एक पोइटिक फॉर्म में शो करवाया है। फेमिनिज्म एंड एसेस, इन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फेमिनिज्म एंड ऐसे, वर्जीनिया वुल्फ जो है क्योंकि ये एक फेमिनिस्ट थी, तो इन्होंने फेमिनिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस किया है, सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया गया इनको, तो इसलिए ये फेमिनिज्म के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, और फेमिनिज्म के लिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट भी थी। तो वर्जीनिया वुल्फ की जो इनका जो ऐसे है ये इन्फ्लुएंस करता, इन्होंने एक ऐसे लिखा था अ रूम ऑफ वन जोन, जो कि इन्होंने 1929 में लिखा था। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और ये आर्ग्यू करता है कि जो वुमेंस हैं वो फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव जो है, उनको एक ऐसा रूम मिलना चाहिए जिसमें वो अपनी क्रिएशंस जो हैं उनको प्रिजर्व कर सके, अपनी मनी जो है उसको प्रिजर्व कर सकें। और ये एक फिक्शन राइटिंग थी। तो वर्जीनिया वुल्फ ने एज अ फेमिनिस्ट भी बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इसके बाद हम लोग स्ट्रगल विद मेंटल हेल्थ एंड डेथ की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्जीनिया वुल्फ ने थ्रू आउट हर लाइफ बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सीवियर डिप्रेशंस और मेंटल इलनेस का सामना किया है। इसी तरह इनकी जो डेथ है वो भी एक ऐसा ही ट्रॉमा था सबके लिए, लाइक उनके अपने लव्ड वंस की वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उनके काम का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और इन्हीं चैलेंजेस की वजह से इन चैलेंजेस के बावजूद वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइटर मानी जाती हैं। कि अगर आप देखें कि वो कितने अरसे पहले थी, लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में भी उनकी राइटिंग को पढ़ा जाता है, सराहा जाता है, बल्कि उसको एक एज अ मॉरल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। आज की हमारी स्टडीज़ जो हैं उसमें इसका कंट्रीब्यूट करवाया जाता है। तो आप सोचें ये कितना ही ज़्यादा लिटरेरी तौर पर अहमियत का हामिल इसके वर्क्स हैं। मतलब
बेशक वो मेंटली तौर पे थोड़ी सी इल थी, उन्होंने ट्रॉमाज और डिप्रेशंस को फेस किया, लेकिन स्टिल उनके वर्क जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं। अगर मैं मज़ीद बात करूँ, मार्च 1941 में इनकी एक फीलिंग ऑफ ओवर, मतलब मार्च 1941 में इनका जो जब वर्ल्ड वार टू थी, जो वुल्फ जो है वो बहुत ही उन्होंने अपनी पॉकेट्स जो हैं वो स्टोन से भर ली थी और एक रिवर की तरफ वो निकल पड़ी थी, जो कि इनके घर ही के करीब था, जिसका नाम सोसेक्स था। और उन्होंने अपने आप को मतलब उसके अंदर ड्राउन कर लिया था, वो उस पानी के अंदर बह गई थी। और बहुत ही ज़्यादा इसी वजह से उनकी जो है ओबियसली डेथ हुई है, और उनकी जो बॉडी है वो हफ्तों तक मिली नहीं थी। और जिस तरह इनकी लाइफ एक ट्रेजिडी थी, इसी तरह इनकी एक डेथ भी जो है वो भी एक ट्रेजिडी थी। और उनकी जो एशेज़ हैं वो बरीड हैं गार्डन एट मॉन्क्स हाउस में, जो कि वुल्फ की अपनी कंट्री है, उनका अपना कंट्री होम है। तो आपने देखा कि वुल्फ की जो लाइफ है वो तो उन्होंने बचपन ही से ट्रेजिडीज़ और मुश्किलात का सामना किया ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उनकी जो डेथ है वो भी एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। तो आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।